स्टडी इन नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज विद स्पाउस कंपैरिजन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक स्टेट्स जो 4 कंट्रीज हैं इनका कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वो कंट्रीज जैसे मैं स्वीडन की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, फिनलैंड की बात करूं, नॉर्वे की बात करूं। इस कंपैरिजन में मैं एप्लीकेशन फीसेस को लेकर, वहाँ की ट्यूशन फीसेस को लेकर, वहाँ के डिपेंडेंट वीज़ाज़ को लेकर, वहाँ पर जो रेजिडेंसी परमिट की फ़ीस लगती हैं स्टूडेंट की और डिपेंडेंट की, उसका कंपैरिजन, फंड्स कितने शो करने पड़ते हैं, वहाँ पर आप पार्ट टाइम वर्किंग कितनी अलाउ है, पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, और वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर पीआर कैसे ले सकते हैं, ये सारे का सारा कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। मे बी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए तो इसको जरूर वॉच करें। अगर आपने स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक स्टेट्स में हायर स्टडीज के लिए विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। इवन शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। अगर आप हमारा नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो हमारी एक पीडीएफ फाइल है। उस पीडीएफ फाइल में 100 कंट्रीज के प्ले लिस्टों के लिंक लगे हुए हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, वहां जाकर आप उस स्पेसिफिक प्ले लिस्ट को वॉच करके फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। तो एज वेल एज इन चारों कंट्रीज की भी प्ले लिस्टें मैंने सेपरेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। चाहे वो मैं स्वीडन की बात करूं, चाहे मैं डेनमार्क की बात करूं, चाहे मैं फिनलैंड की बात करूं, चाहे मैं नॉर्वे की। तो अभी कंपैरिजन हम एप्लीकेशन फीस से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इवन इस वीडियो में मैं फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में भी बताऊंगा, पॉपुलेशन, एरिया वाइज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम एरिया और पॉपुलेशन को लेकर चलते हैं तो स्वीडन फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद एरिया और पॉपुलेशन, उसके बाद हमारे पास डेनमार्क आता है, फिर हमारे पास फिनलैंड आता है, तो फिर हमारे पास नॉर्वे आता है। एरिया के बारे में मैंने बता दिया कि एरिया किसका ज्यादा है, किसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये कंपैरिजन मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो इन सब कंट्रीज में अगर मैं डिस्कस करूं, स्वीडन में अप्रोक्स आप 30 से 35 यूनिवर्सिटीज लेकर चलें, तो बाकी कंट्रीज में भी यही है, 20 से 25 यूनिवर्सिटीज। अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज को लेकर चलूं जो वहां पर गवर्नमेंट फंडेड है, वो हर एक कंट्री के अंदर आपको 7-7, 8-8 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। ये एक बता दिया। अभी आते हैं एप्लीकेशन फीस को। तो स्वीडन में आप 100 यूरो की, मतलब आप 100 यूरो की फीस पे करके वहां पर 4 यूनिवर्सिटीज में आइदर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं विद 1 एप्लीकेशन फीस। तो फिर मैं बात करूं स्वीडन के बाद डेनमार्क में। डेनमार्क में हर एक यूनिवर्सिटी की सेपरेट एप्लीकेशन फीस है। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी की 100 अप्रॉक्स यूरो की फीस देनी पड़ेगी। तो फिनलैंड की बात करूं, फिनलैंड में आप एक एप्लीकेशन फीस देकर, 100 यूरो की फीस देकर, वहां पर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में आइदर उनका जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एप्लीकेशंस डलती हैं, रोलिंग इनटेक है, उनमें एप्लीकेशंस अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्वे में भी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीसें नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीसें हैं, आपको पे करनी पड़ सकती है। वहां पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद एप्लीकेशन फीसों के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, अभी आते हैं यूनिवर्सिटीज की फीस के बारे में। तो यूनिवर्सिटीज की जो फीसेज हैं, जितनी भी जो मैंने कंट्रीज बताया है, वहां पर एक सेमेस्टर की फीस जाती है। अपार्ट फ्रॉम फिनलैंड, फिनलैंड में आपको 1 साल की फीस भेजनी पड़ेगी, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर आप एक सेमेस्टर की फीस पे करके अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अभी आती है फीस कितनी है। तो जितनी भी जो मैंने कंट्रीज बताई हैं, इनकी जो फीस रेंज है 4500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है पर ईयर, पर सेमेस्टर की। तो इन चारों कंट्रीज में जो फीस इकोनॉमिकल है वो सिर्फ फिनलैंड की है। बाकी कंट्रीज की जो फीसेस हैं आपको 4500 से लेकर मतलब 6000 यूरो तक की पे करनी पड़ेगी। इवन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ये मैं अगर हिस्ट्री के बारे में बताऊं, अगर आप स्वीडन को लेकर चलते हैं, स्वीडन में 2006 से पहले, स्वीडन में क्या था, 2006 से पहले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे, उनसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती थी।
तो उसके बाद हमारे पास आता है स्वीडन के बाद डेनमार्क। तो डेनमार्क ने भी अपनी फीसें इंट्रोड्यूस की, आई थिंक 2011 में इन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद आता है फिनलैंड ने। फिनलैंड ने भी अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2017 में फीसें इंट्रोड्यूस की। पहले 2017 से किसी भी बच्चे को कोई भी इंटरनेशनल फीस नहीं लगती थी। तो नॉर्वे की बात करूं, नॉर्वे में जो भी बच्चे 2023 से पहले गए हैं तो उनकी कोई भी फीस नहीं लगती थी, लेकिन 2023 के बाद उन्होंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से अपनी ट्यूशन फीसेस लेनी स्टार्ट कर दी है। तो अभी ट्यूशन फीसेस पे करने के बाद फंड्स के ऊपर आते हैं। तो फंड्स ये लेकर चलें, अगर तो आप डेनमार्क में डाल रहे हैं तो स्टूडेंट्स अगर एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस देता है तो उसको सिर्फ एक सेमेस्टर की ही फीस यहां पर अपने लिविंग एक्सपेंसेस दिखाकर तो अपना वीजा यहां से अप्लाई कर सकता है। अगर आपने डेनमार्क में एक साल की फीस भेजी है तो स्टूडेंट विदाउट शोइंग द फंड्स भी वहां पर अपना जो वीजा अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरीके से स्वीडन में एक सेमेस्टर की फीस देने के बाद बच्चे को अप्रॉक्स 11 लाख रुपया दिखाना पड़ता है अपने अकाउंट में। तो फिनलैंड में लेकर चलें तो वहां पर भी आप अप्रॉक्स 10 लाख रुपया लेकर चलें कि स्टूडेंट को 9.5 से 10 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। नॉर्वे में क्या सिस्टम है, नॉर्वे में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डिपॉजिट देना पड़ता है कि मींस अपने फंड्स को ब्लॉक करवाना पड़ता है, जो कि अप्रोक्स 14.5 लाख के। तो ये फंड्स स्टूडेंट्स को वहां पर दिखाने पड़ते हैं। मैंने अभी स्वीडन का भी बता दिया, फिनलैंड में भी बता दिया कि 10 लाख की है। डेनमार्क में मैंने बता दिया कि आप एक सेमेस्टर की फीस देने के बाद एक सेमेस्टर की फीस ही दिखाकर ही अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्वे में आपने अपना स्टूडेंट डिपॉजिट देना है। तो इन सब कंट्रीज में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले आ सकते हैं। और सबसे लीनियंट कौन सी कंट्री है, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो नॉर्वे बहुत फिनलैंड बहुत लीनियंट था, लेकिन ये सारी की सारी कंट्री स्टूडेंट डिपेंडेंट मींस स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट को वीजास ग्रांट करती हैं। अभी कुछ कंट्री थोड़ा टाइम लेती हैं, कुछ कंट्री फास्ट प्रोसेस है। अगर आप जब हमारे पास आएंगे उसको देखने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे। इवन जैसे मैंने नॉर्वे में बताया है, वहां पर आपको स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट के फंड्स भी ब्लॉक करवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। ऐसी बहुत सारी कंपैरिजन को हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, तभी उसका हम केस लेते हैं। अभी इसके बाद आता है कि इसके अलावा जो स्टूडेंट अपना वीजा जहां अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करता है तो उनकी क्या फीसेस है। तो स्वीडन में सबसे कम है, जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है सिर्फ 150 यूरो अप्रॉक्स पे करके स्टूडेंट अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकता है, जो कि आपको अप टू 2 इयर्स का मिलता है। अगर आप 2 साल के फंड दिखाएंगे 2 साल का, अगर 1 साल के फंड दिखाएंगे तो 1 साल का। उसके बाद नॉर्वे की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे में बच्चे की रेजिडेंसी फीस 550 यूरो की है। मैं फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड की भी अप्रोक्स 550 यूरो बच्चे की रेजिडेंसी परमिट अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम आपको रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आता है। तो इसी तरीके से अगर मैं डेनमार्क की बात करूं तो वहां पर बच्चे को यहां से डी वीजा ग्रांट होता है, तो उसकी जो फीस है अप्रोक्स 300 यूरो तक के आपको पे करनी पड़ती हैं ट्यूशन फीसेज। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री में उनके कोरोना चलते हैं, जैसे डेनिश कोरोना है, नॉर्वेजियन कोरोना है। फिनलैंड में क्या चलता है, वहां पर यूरो चलते हैं। तो स्वीडन में स्वीडिश कोरोना है। तो कोरोना की वैल्यू क्या है, ये 8 रुपए 8.5 से लेकर 9 9.5 रुपीज की है एक कोरोना, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कंट्री। तो ये मैंने कुछ कंपैरिजन बताए हैं। इसी तरीके से अभी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कहां पर पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, वो क्या पोस्ट स्टडी परमिट है। तो इन चारों कंट्रीज में बच्चा पार्ट टाइम वर्किंग कर सकता है 20-20 घंटे। बट फिनलैंड में जो वर्किंग राइट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 30 आवर्स है, 30 घंटे के बच्चे को हफ्ते में वर्किंग राइट्स मिलते हैं। तो स्पाउस को फुल टाइम वर्किंग अलो है इन सब कंट्री में। बच्चों की एजुकेशन फ्री है इन कंट्रीज में। कुछ कंट्रीज में आपका मेडिकल भी फ्री है, डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में जाते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि पोस्ट स्टडी परमिट इनमें बताया जाए। तो डेनमार्क में अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है। उसके बाद फिनलैंड में 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। और स्वीडन और नॉर्वे की बात करूं तो यहां पर आपको 1-1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। तो बच्चों का भी क्वेश्चन आता है कि यहां पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कौन सी कंट्री लीनियंट है और कितना टाइम लगता है। तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है इन सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो आपके स्टडी टाइम को भी आपकी पीआर के अंदर काउंट करती हैं। तो ये भी एक एडवांटेज आपने लेना है।
फिनलैंड का। बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बच्चे को वहां पर जॉब के ऊपर 5 साल, 4 से 5 साल रहना पड़ता है, प्रॉपर टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बाद बच्चे की पीआर की एलिजिबिलिटी बनती है। ये सारा का सारा कंपैरिजन मैंने आपको नेटशेल इन ए फ्यू मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। मे बी इसके अंदर कुछ चीजें छूट भी गई हैं। अगर आपको लगता है कि मैं और इसके बारे में बताऊं, अगर आपका कोई डाउट है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन लिखकर भेजें, मैं इसके बारे में और भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। तो इन दोनों चारों कंट्रीज में जो इनटेक्स मेजर वही अगस्त वाला है, और इवन माइनर इनटेक वही जनवरी वाला है। और इवन इन सब कंट्रीज में आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कुछ कंट्री में यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, कुछ कंट्री में मैक्सिमम बच्चों को मास्टर के ऊपर ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, बैचलर पे नहीं अप्लाई किया जाता है। एक बहुत ही जरूरी इसके अंदर पॉइंट है कि इन चारों कंट्रीज में सिर्फ फिनलैंड और स्वीडन, यहां पर बच्चा 12th के बाद डायरेक्टली अपना स्वीडन बताया और फिनलैंड बताया डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकता है। नॉर्वे और डेनमार्क में बच्चे की जो एजुकेशन है वो 13 साल की चाहिए बैचलर एडमिशंस के लिए। और अभी आते हैं मास्टर एडमिशंस के लिए। नॉर्वे में और डेनमार्क में आपकी, और इवन स्वीडन में आपकी बैचलर डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए। अगर 4 इयर्स की है तब आपको मास्टर में एलिजिबिलिटी बनती है एडमिशन की। और फिनलैंड में अगर आपकी 3 साल की बैचलर डिग्री भी है तब भी आपको मास्टर में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इन सब कंट्रीज में आपको आईएलटीएस और पीटी की रिक्वायरमेंट रहती है, बट कुछ प्रोग्राम्स, कुछ यूनिवर्सिटीज में आप विदाउट आईएलटीएस पीटी जा सकते हैं, एग्जम्प्टेड है। बट उसमें हमें आपका चेक करना पड़ता है आपकी स्कूलिंग कहां से रही है, आपकी जो डिग्री है 4 इयर्स की कौन से यूनिवर्सिटी से है। इन सब चीजों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो अभी आपको मैंने फ्यू मिनट्स में इन कंट्रीज का नॉलेज बता दिया है। ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इन कंट्रीज में प्रैक्टिकली लोगों को एडमिशंस और वीजाज अप्लाई किए होते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्कैंडिनेवियन कंट्री या किसी भी कंट्री से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें तो हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।